अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान का हर एक दांव उल्टा पड़ने लगा है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि जिस तरीके से वो तालिबान को पाल रहा था, पोस रहा था, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और ऐसे में पाकिस्तान जिस बयान की उम्मीद कर रहा था, अब वैसे बयान तालिबान की तरफ से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं है जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंट लाइन पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1894 में सीमा बनी थी। जिस अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था, उसका नाम था सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट, और इसीलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं, करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में ही हैं, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। जनाब स्त्री हैं इन जगहों पर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और हम उसका समर्थन करते हैं। संत समाज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से खुश नजर आया। यह स्वागत योग्य है और हम सब संत महात्मा इसका समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। शपथ लेने वाले इन जजों में 3 महिला जज भी शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 24 से बढ़कर 33 पहुंच गई। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत 30 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। एक दिन पहले उन्होंने मंदिर खुलवाने की मांग करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। आरोप है इसी प्रदर्शन के दौरान कई कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। सूरत के एक सरकारी अस्पताल में तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में वहां मौजूद पुलिस वालों ने उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बताया कि उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ फिर करार कर लिया। अभी तक रोनाल्डो यूवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ खेल रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी एक पोस्टर पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्री कृष्ण, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कंस के रूप में दिखाया गया। यही बात बीजेपी को अखर गई और उसने कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप मढ़ दिया। जिनके हाथ सिख दंगों से सने हुए हैं, उनको भगवान के रूप में प्रदर्शित करके निश्चित रूप से भगवान का और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है कांग्रेस ने। बीजेपी के इस आरोप का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। उनके कपत्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे और मामा कंस का पर्दाफाश करेंगे। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया, जिस पर घमासान छिड़ गया, क्योंकि इस आदेश में को एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने पर ऐतराज जताया गया। इस्लाम ने मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए मना किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है। जमीयत उलमाए हिंद के इस फरमान पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कड़ा रुख दिखाया। ये कलम की जगह पर बंदूक देना चाहते हैं महिलाओं के हाथ में भी, हम ऐसा नहीं करने देंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। देर रात यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू की भी मौत हो गई। मुंबई के अंधेरी में पुलिस ने छापेमारी कर नकली दूध के कारोबार का पर्दाफाश किया। इस छापे के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर नकली दूध के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी ने मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर से पहले कुछ लोगों ने पिंकी को माला भी पहनाई। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन से जुड़े पिंकी चौधरी को पिछले कई दिन से दिल्ली पुलिस की टीम तलाश रही थी। पंजाब पुलिस ने तरन तारन से एक उग्रवादी को 2 हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ने का दावा किया। बताया गया कि यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक
हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। दावा किया जा रहा है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ गई है। खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब खबर है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अंदरूनी कलह धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कैबिनेट में राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को लाना चाहता है। वहीं मुल्ला बरादर की इच्छा ठीक इसके विपरीत है। तो एक बार फिर से इस वक्त की अफगानिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि दावा किया जा रहा है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ी हुई है। खबरें इस तरह से आ रही हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब खबर है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अब अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर आ रही है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान में जल्द ही सरकार बनने वाली है और अब आपको बताते हैं कि तालिबान की सरकार कैसी होगी। ईरान की तर्ज पर बन सकती है तालिबान सरकार। हिबातुल्लाह खंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा और वो खंदहार में भी रहेगा। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य होंगे। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री बनाए जाएंगे और इसके अलावा अब्दुल हाकिम को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। खबर यह भी आ रही है कि अफगानिस्तान में एक हफ्ते से तालिबान सरकार बन सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि तालिबान की नई सरकार को लेकर पाकिस्तान न सिर्फ नजर लगाए हुए है, बल्कि पाकिस्तान संवेदनशील मंत्रालयों में अपने करीबी लोगों को चाहता है। अफगानिस्तान के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार बनाने को लेकर कंदहार में पिछले 4 दिनों से बातचीत जारी है और अगले एक हफ्ते के अंदर तालिबान की नई सरकार अपनी शक्ल ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान अहम किरदार चाहता है, हालांकि वो तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और ISIS-K के साथ संपर्क में बना हुआ है। तालिबान लगातार दबाव जारी रखे इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और इसी बीच तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अहमद मसूद के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अहमद मसूद चाहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान के हवाले होने के बाद नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। सबसे पहले तालिबान अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है। वो दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे हैं, अब वो तालिबान 2.0 है, यानी तालिबान का बेटर वर्जन। तालिबान की पहली प्राथमिकता सरकार बनाने की है, जिसके लिए बातचीत का दौर जारी है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तालिबान का जोर दूसरे देशों के अच्छे संबंध बनाने से रहेगा, क्योंकि अब तक उसकी छवि ऐसी रही है कि दुनिया के देश उससे संबंध नहीं चाहते हैं। तालिबान के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक विकास को गति देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान के लिए विदेश निवेश की अपील भी की है। अफगानिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में गिनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी लोगों को सुरक्षा का वादा किया है, खासकर अफगानी सिख और हिंदू बिना डरे अफगानिस्तान में रहने को उन्होंने कहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। पंजशीर के 4 जिलों में तो ये लड़ाई बेहद तेज है।
अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान ने अपना पूरा जोर पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान की एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल हुए हैं। और इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उनका एक लड़ाका इस जंग में शहीद हो गया है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी तालिबान ने आंख दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंड लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले और इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि इस सीमा से बहुत ज्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। हालांकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का असल मकसद ड्यूरेंड लाइन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान सीमा पर फेंसिंग लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कहा है कि वो ड्यूरेंड लाइन को विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि इस सीमा की तरफ दोनों पश्तून आबादी है। वैसे अफगानिस्तान में करीब 45% आबादी पश्तून लोगों की है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं, करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी हैं, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। 1947 में जब पाकिस्तान बना तभी से अफगानिस्तान को उन पश्तून लोगों की फिक्र होने लगी जो पाकिस्तान में रह गए। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का दावा जो लगातार था वो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान नेताओं के सुर वैसे नहीं है जैसे उन्हें की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंड लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1894 में सीमा बनी थी। जिस अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था उसका नाम था सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंड, इसलिए इस लाइन का नाम उन्हीं पर पड़ गया। अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता। अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी हैं, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर हैं। और इस बीच अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर, तालिबान ने काबुल में लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। तालिबान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर मरम्मत और साफ सफाई का काम हो रहा है और इसलिए लोग एयरपोर्ट पर आने से बचे। तो एक बार फिर से आपको यह खबर बता दें, और खबर अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। तालिबान ने काबुल में लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर मरम्मत और साफ सफाई का काम चल रहा है, इसलिए लोग एयरपोर्ट से दूरी बनाकर रखें। काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या प्लान है, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने न्यूज 18 से बात की है। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीजें नहीं है। इधर था सब एक इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से प्रोजेक्ट ताल्लुकात के खैरख्वाह है, प्रोजेक्ट और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के कुछ भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल है उसका हम कोई एक आदमी को एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उस तकलीफ करे।
और नेगेटिव तरीके से कोशिश कर। और हमारे फाइट इंडियन गवर्नमेंट से भी एक है, उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सिक्योरिटी और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक पाकिस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। और हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी सोच क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाले है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं करते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अनस हक्कानी है कौन। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है। हक्कानी नेटवर्क का ISI और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जलालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क बनाया। अब उसका भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। ISI हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ISI का सीधा दखल है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में है। बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts felt were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका और नाटो के बच्चे कुचे कमांडो नहीं, बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही बताया कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है, जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स, जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बनाया, और जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेंगे।
तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 यानी 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही, वहीं से तालिबान ने अपने बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो इसलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार को आपको लगेगा कि अमेरिका के या फिर नाटो की सेना के सिपाही हो सकते हैं, लेकिन दरअसल ये तालिबान के अब सिक्योरिटी गार्ड हैं और इसका नाम है इस पूरी बटालियन का बद्री 313। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को अभी भी इस्लाम के इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है और पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और उन्होंने बद्र शहर से इसकी शुरुआत की थी, जिसकी वजह से इस बटालियन का नाम बद्री 313 रखा गया। अफगानिस्तान के कंदहार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जब आखिरी तस्वीर आई थी उस सिपाही की अमेरिका के कि अब अमेरिका का कोई भी सिपाही अफगानिस्तान की सरजमी पर नहीं है, तब से ही ये जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था। अफगानिस्तान के कंदहार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया है। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरे हैं, आतिशबाजी की है। कंदहार में तालिबानी जश्न, एक तस्वीर और दूसरी काबुल एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती की तस्वीर। इसका सीधे मतलब ये कि अब तालिबान की निगहबानी में अफगानिस्तान के लोग रहने वाले हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इन बदले हालातों का असर पूरी दुनिया पर क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें बरकरार हैं। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मानसून के बादल जमकर बरसे हैं। सितंबर महीने के पहले ही दिन दिल्ली में रिकॉर्ड 112 mm बारिश हुई है, जिसने पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया है। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में तो सड़क पर कमर तक पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। एक तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर फंसी एक गाड़ी को निकालने के लिए उसे धक्का मारते लगे और इसी तरह आईटीओ पर भी घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। यही नहीं, मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जब लोगों ने आज सुबह अपनी आंखें खोली तो बारिश से उनका स्वागत हुआ, लेकिन उस बारिश ने कैसे दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। और अब आलम यह है कि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गाड़ियां पानी से निकल ही नहीं पा रही हैं, जो निकल जा रही हैं वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियां तो इस इतने ज़्यादा पानी में फंस कर ही रह जा रही हैं। और जिन लोगों को अपने दफ्तरों पर समय से पहुँचना था वो तो कहीं फंसे हुए हैं और कब तक पहुँचेंगे और कब वापस घर को आएंगे कह पाना मुश्किल है। और देखिए ये दिल्ली का हाल है, दिल्ली में इस तरह तरबतर हो गई है दिल्ली और पानी इस कदर बह रहा है सड़कों पर, ऐसा लग रहा है कि कोई दरिया बह रहा हो। अमूमन दिल्ली में पानी भरने की और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पानी खत्म हो जाने की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए लगातार पानी भरा हुआ है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में इसी तरह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है। इस ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये कि अभी भी रिमझिम बारिश, जिसे अंग्रेजी में ड्रिजलिंग कहा जाता है, वो भी हो रही है। और मौसम विभाग ये लगातार कह रहा है कि अभी भी बारिश लगातार तेज होने की संभावना बरकरार है। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल भराव कितना हो गया है आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त मैं रिंग रोड से आईटीओ को एक सड़क जाती है वहां पर मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटनों से ऊपर तक पानी आ रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरह से बाइक सवार फंस गए हैं और जो बच्चे हैं यहाँ इसमें तैर रहे हैं। ये सड़क को दरिया बना दिया है और आप आगे देखेंगे तो एक कार भी फंसी हुई आपको नजर आएगी, तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है। देखिए बाइक आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा टायर यहाँ पर डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब
कहाँ जा रहे हैं आप? तो फंस गए बीच में। सर मेरे को अपने काम पे निकलना 8 बजे से मैं घर से निकला हुआ हूँ। 8 बजे से निकला पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश से भी जाएं तो ये पानी भरा पड़ा है, इससे जाने में दिक्कत हो रही है पूरी तरह से। लेट हो गए आप? मैं पूरे 4 घंटे लेट हूँ। कार देखेंगे तो वो किस तरह से डूबी हुई है, और पीछे की तरफ जरा देखिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी अगर कम हो तो इस सड़क से निकला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो जोरदार बारिश हो रही है और पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए हैं। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो पहली तस्वीर दिल्ली के जनपद की है और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर है वसुंधरा एनक्लेव की। दोनों ही जगह पर एक भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया है। अमूमन रास्तों पर इसी तरह के पेड़ होते हैं जहां पर लोग पार्किंग में अपनी कार को खड़ा कर देते हैं पार्क करने के लिए, लेकिन अब सोचिए कि जिन गाड़ियों को यहां पर पार्किंग किया गया होगा, पार्क किया गया होगा, वहां पर इन पेड़ों ने इन कार का क्या हाल किया होगा। फिलहाल हम पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में हैं। लगातार रात से बारिश हो रही है दिल्ली में, सुबह से भी बारिश हो रही है और यहाँ पर एक पेड़ जो है वो गिरा हुआ, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है। यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही है वो वापस घूमकर दूसरी सड़कों से होकर गुजर रही हैं। सड़क पूरी तरह से बंद है। एक बड़ा पेड़ है जो कि गिरा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आए हुए हैं, फिलहाल राहत कार्यों में लगे हैं। पेड़ की टहनियों को काटकर इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक मोटरसाइकिल वाले हैं जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टहनी को, पेड़ की एक छोटी डाल को काटा गया है, तो फुटपाथ जो है वो शुरू हो पाया है। वहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो वापस घूम कर जा रही हैं, क्योंकि ये सड़क जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। काफ़ी पॉपुलर ये इलाका है, पूर्वी दिल्ली का रिहायशी इलाका है और यहाँ कई सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए मुसीबत है। सामने आप देख सकते हैं कि जलभराव बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनके लिए भी मुसीबत है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो धीमी रफ्तार से चल रही हैं। फ़िलहाल अभी भी तेज़ बारिश हो रही है और ये बारिश दिल्ली को कहाँ तक डुबाएगी ये देखना होगा, क्योंकि जितने इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो थोड़े निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ है और उसी का नतीजा है कि ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, जहाँ जड़ों के अंदर पानी ज़्यादा चला गया, मिट्टी को बहा दिया, इरोजन के बाद मिट्टी कमज़ोर हुई और पेड़ जो है वो पूरी तरह से सड़क पर गिरा हुआ है। राजेश के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके की तस्वीर कुछ अलग नहीं है। वहां भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली के रोहिणी का आलम देख लीजिए, चाहे दुपहिया वाहन हो या फिर 4 चक्का वाहन हो, सभी को इस तरबतर पानी वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। और पैदल चलने वालों की तो समझ लीजिए शामत आई हुई है, क्योंकि पानी में कहाँ गड्ढे होंगे, कहाँ कोई हादसा हो जाएगा, कह पाना मुश्किल है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में और यहाँ देखिए किस तरह जलभराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो तमाम लोग आ रहे हैं वो अपनी जीन्स, अपनी पैंट ऊपर चढ़ा कर आ रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जो वाहन आ रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, जो गाड़ी एक यहाँ पर आ रही है उसके टायर नज़र नहीं आ रहे हैं। एक पूरे पैच में ये जल भराव, जल जमाव जो है वो यहाँ पर हो गया है। यहाँ तकरीबन आधे घंटे की बारिश के बाद ही ये हालात बन गए हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाइक और अपनी गाड़ियों को यहाँ निकाल रहे हैं। एक पूरा पैच रोहिणी का ये बना हुआ है, जहाँ पर जल भराव जैसी ये स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले 3 दिन बादल और बारिश छाई रह सकती है। ऐसे में ये जिस तरीके से चंद घंटों की बारिश के बाद की स्थिति दिल्ली की नजर आ रही है, उसी में रोहिणी की ये तस्वीर भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली और गुरुग्राम में भी हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों ने तालाब की शक्ल ले ली है। सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। तो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं 2। पहली तस्वीर दिल्ली के दौला कुआं इलाके की, जहां पानी में फंसी कार को बाहर निकालने के लिए कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है और यहां भी कुछ लोग सड़क पर फंसी कार को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी नेता
जगदानंद सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी की बैठक में दौरान जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। बैठक में उन्होंने कहा कि तालिबान सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान से है। नाम नहीं है, एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान है। और भारत में ये आरएसएस तालिबान ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। तो क्या उनके लिए खड़े नहीं हो गए? आरएसएस को तालिबान जैसा बताने वाले जगदानंद लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी की बैठक के दौरान जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है और बैठक में उन्होंने कहा कि तालिबान सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान को बदनाम कर रही है। आदरणीय जगता बाबू जी, जैसी आप संगठन में रहेंगे, जैसी आप संस्कृति में रहेंगे, जैसे विकृति वाली संस्कृति आपकी पार्टी की है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सजागता है, तो मुड़ीकटवा दल से आपकी गठबंधन है, तो आपकी भाषा भी मुड़ीकटवा हो गया है। आपसे यह उम्मीद देश की जनता और बिहार की जनता नहीं करती है। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। आपका मन जो है मुड़ीकटवा टाइप से बदल चुका है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन पटना से। चंद्रमोहन, आरएसएस को सर्टिफिकेट थमाने की नौबत ही क्यों जगदानंद सिंह की आई? उनसे इस सवाल को इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं और आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कल जब बैठक हो रही थी जिसमें तमाम आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसी दौरान उन्होंने यह कहा, जाहिर सी बात है उनका सीधे तौर पर बिहार में जो है वो उनकी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच में है और ऐसे में बीजेपी के नेताओं को हमेशा से कटघरा में खड़ा करते रहते हैं आरजेडी के नेता। और ऐसे में अब जब कल उनका यह कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान उन्होंने यह बातें कही जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आरएसएस तालिबान के तौर पर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इनका सीधे तौर पर जो हमला है वो आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर है, जिनको लेकर ये हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। और ऐसे में अब बीजेपी के नेता भी इनका जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह के पार्टी में ये रहेंगे उसी तरह का इनका जवाब भी सामने आएगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में जो सत्ता से बाहर है आरजेडी, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पर सवाल खड़े कर रही है। शुक्रिया चंद्रमोहन। गाजियाबाद में बिजली का झटका लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तो तेज बारिश हो रही थी, ये लोग टी शर्ट के पास खड़े थे और उसी दौरान ये करंट आया था। पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। दर्जन भर लड़ाके अब तक जो है तालिबान के मारे जा चुके हैं। कईयों को गिरफ्तार किया है नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने। तो इसलिए तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ गई है। अब अंदरूनी कलह धीरे धीरे सामने आ रही है। कुल विभिन्न फैक्शंस जो हैं वहाँ विभिन्न ग्रुप है वो आपस में ही लड़ने को तैयार है अपने तालिबान सरकार में अपने वजूद को लेकर।